Focus. Ideate. Innovate. Enable. मुंबई में ऑफिस में कामकाज करने वाले लोगों को अगर दिन में दोपहर में किसी एक चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है तो वो होता है अपने लंच बॉक्स का, टिफिन का। जी हाँ, घर से तो टिफिन निकल गया, लेकिन ऑफिस में निश्चित तौर पर पहुंचेगा और आपको अपने घर का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। ये इंश्योर करते हैं मुंबई के फेमस डब्बा वाले। जी हाँ, उनके भरोसे मुंबई की ऑफिस की जिंदगी चलती है और हेल्दी रहती है। आज हम उनकी फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप करने के लिए खास तौर से जुड़े हैं मुंबई के तमाम हमारे डब्बा वाले दर्शकों के साथ। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के पहला कदम में। और आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इतनी मेहनत से जो कामकाज करते हैं, इतनी मेहनत से जो कमाई करते हैं, उस कमाई को कैसे बचाएं और किस तरह से उसे निवेश करें सही जगह पर, जिससे कि आपकी कमाई आपके लिए कमाई कर सके। और इस पर खास तौर से आपको पूरी राय देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स के तौर पर हेमंत रुस्तगी साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हेमंत सर, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। मैं देख रहा था कि इनका कामकाज बड़ा रिस्की भी है दो लिहाज से। पहला तो ये कि जितनी भागदौड़ ये करते हैं, धूप में, बारिश में, कोई भी सीजन हो, सर्दियों का सीजन हो, सुबह से लेकर शाम तक, तो हेल्थ इश्यूज इनके काफी हो सकते हैं। दूसरा, ट्रेन में पूरे के पूरे लंच बॉक्स एक साथ भेजना, फटाफट ट्रेन में चढ़ाना, फटाफट उतारना, चलती ट्रेन में ट्रेन रुकने का इंतजार किए बगैर, बड़ी मुश्किल वाले काम है। तो एक तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और दूसरे इश्यूज, इन पर हम थोड़ा इनसे विस्तार से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों के लिए अपनी हेल्थ की ध्यान रखने के लिए कितनी ज्यादा जरूरत है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिहाज से? देखिए, जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं कोई रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। और जिससे आपने बिल्कुल सही कहा, इनका जो काम है बहुत ज्यादा फिजिकल ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, भाग दौड़ है, समय पे पहुंचना है, तो उससे शरीर में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ बीमारी हो सकती है, कभी चोट लग सकती है, या कहीं ना कहीं रिस्क है। जैसे आप अनिल जी ने कहा कि ट्रेन में कोशिश करते हैं जितना जल्दी हम घुस सके, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क है, दो चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। हमने पहले बात की कि पैसा बचत करना चाहिए, जितना हमने कमाया कुछ ना कुछ रखें, बट मुझे लगता है वो सब करने से पहले ये देखना है कि जो हमारा जो शरीर है या हमारी जो लाइफ है, हमारे जो घर वाले हैं, वो हम पे निर्भर करते हैं कि हम जो पैसा कमा के लेके आएंगे वो पैसा उनका गुजारा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, जो कुछ भी घर खरीदना है, जो भी काम होगा वो सब हमारी इनकम से होगा। लेकिन जो हम रिस्क लेते हैं बाहर जब जाते हैं, फिजिकल जो रिस्क है या जो शरीर पे कुछ भी चोट लग सकती है, वो दो चीजें हमको बहुत ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि इंश्योरेंस के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इंश्योरेंस दो तरह की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि अगर हमें कुछ हो गया, अगर हम नहीं रहे, तो जो एक फिक्स अमाउंट है वो आपके फैमिली को मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जैसे हमने बात की, कभी भी कुछ हो सकता है, चोट लग सकती है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। आज आपको मालूम है कि इलाज जो है बहुत महंगा हो चुका है। अगर ऐसा कुछ हो जाए, एक तो हम काम पे नहीं जाएंगे, वो नुकसान है, दूसरा जो खर्चा होगा वो अलग नुकसान है। तो ये दो चीजें हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाए, अस्पताल में हमें रहना पड़े, तो जो खर्चे हैं वो हमारे पूरे हो जाएं। और लाइफ इंश्योरेंस इसलिए कि जो हम पे जो निर्भर करते हैं परिवार के लोग, अगर हमें कुछ हो जाए तो उनको एटलीस्ट फाइनेंशियली, पैसे की तरह से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और सेहत का ख्याल रखने के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। आप में से कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? आपने किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है? जिन्होंने ले रखा है वो हाथ खड़ा करें। आप मुश्किल से 2-3 लोग हैं जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, और दूसरा, आपकी तो मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी एसोसिएशन भी है, बराबर है? तो आप चाहें तो अपनी पूरी एसोसिएशन का एक साथ हेल्थ का इंश्योरेंस निकाल सकते हैं। तो आपके एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे आप कहें, उनसे बातचीत करें, और वो आपका सबका एक साथ आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। सबका साथ लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप ग्रुप का इंश्योरेंस एक साथ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत सस्ता पड़ता है, लेकिन वो अपनी जगह है, वो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपके लिए एक सस्ता हेल्थ इंश्योरेंस है, बेहद सस्ता, जो आप सब अपने आप आज ही जाकर ले सकते हैं। उसके बारे में बताएंगे हम सर।
जी बिल्कुल, आई थिंक जैसा आपने कहा अनिल जी, बिल्कुल ठीक है। अगर आप ग्रुप में लेंगे तो फायदा क्या है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, सस्ता पड़ेगा। आपको जो कवर मिलता है, जो इंश्योरेंस जो मिलता है वो भी ज्यादा मिल सकता है। कहीं ना कहीं चाहे वो इंश्योरेंस हो या कुछ भी काम हो, अगर हम लागत अपनी कम कर सके तो बहुत ही फायदेमंद चीज है। और क्योंकि आपका नंबर काफी बड़ा है पूरे बॉम्बे में, तो अगर आप एक साथ में करेंगे तो डेफिनेटली उसका आपको फायदा होगा। सरकार ने भी अपनी तरफ से कुछ प्लान्स बना के रखी हैं। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस आप कहाँ से ले सकते हैं, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से जाके ले सकते हैं। वो आप इंडिविजुअली अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसा हमने कहा ग्रुप में भी ले सकते हैं। सरकार ने भी एक प्लान जो है वो शुरू की है लाइफ इंश्योरेंस की। अगर हम बात करें तो एक जीवन ज्योति बीमा योजना है सरकार ने जो शुरू की है वो, लेकिन एक्चुअली एक पर्टिकुलर एज के लिए है। और उसमें आपको क्या करना है कि जब आप उसका हिस्सा बनेंगे तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर आपको वहां पे मिलता है। 18 से 50 साल की उम्र के जो लोग हैं वो इसके अंदर इंश्योरेंस करा सकते हैं, और 55 साल की उम्र तक आपको जो है उसका बीमा का कवर मिलता है। और उसके लिए आपको हर साल में 330 रुपए, पूरे साल में 330 रुपए का प्रीमियम देना है। तो अगर हम पूरे साल की बात भी करें, हर साल अगर बात करें, तो एक दिन में 1 रुपया भी हमारा प्रीमियम नहीं है। उसके सामने हमें क्या मिल रहा है, 2 लाख का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। अगर हमें कुछ हो जाए तो एटलीस्ट परिवार को उतना पैसा यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ 12 रुपए आप साल का भरे, सिर्फ। और 12 रुपए भरकर जो आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कर जाए तो वो इसमें सारे एक्सीडेंट वाले मामले कवर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों के साथ किस तरह से उन्हें बचत की आदत डाली जाए और बचत के बाद निवेश की, और किस तरह से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और इस सब खास चर्चा में हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए एक और बढ़िया स्कीम है, और वो स्कीम है एक्सीडेंट वाले इंश्योरेंस की, जिसमें आपके अगर काम करते हुए या किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका भी 2 लाख रुपए का बीमा होता है। वो स्कीम भी इन्हें बताएं। देखिए, वो जैसे हमने बात की, प्रधानमंत्री ने जो जनधन योजना जो बनाई है उसके अंदर कुछ चीजें हैं। एक तो जैसे आप बैंक का खाता खोल सकते हैं, जिनके पास बैंक का खाता नहीं है वो खाता खोले। उसके अलावा एक 2 पेंशन प्लान भी है, इंश्योरेंस भी है, और एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है जो अभी अनिल जी ने बताया। जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर उसमें 2 लाख का मिलता है। अगर काम करते करते कुछ हो जाए, कभी चोट लग जाए या हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े या कोई अंग आदमी खो दे, कोई हाथ या पांव, कुछ भी हो सकता है, तो उसके सामने जो है उस तरह की इंश्योरेंस वहां पे मिलती है। और उसका प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए आपको साल में देना है। तो आपने देखा कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए 330, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए 12 रुपए साल, कुल मिला के 342। अभी भी दिन का 1 रुपया पूरा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि योजनाएं हैं, हमें उसके बारे में जानना है और जान के उसका फायदा उठाना है। 12 रुपए में एक वड़ा पाव आता है। आजकल एक वड़ा पाव भी नहीं आता, लेकिन आपको 12 रुपए में 2 लाख रुपए तक की रिस्क आपकी खत्म हो रही है। भगवान न करे कल को कोई बीमारी हो जाए, कभी हार्ट वार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कोई ऐसा कोई बड़ी बीमारी हो जाए, या आजकल तो डेंगू वेंगू भी हो जाए तो भी 5-7 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है, 5-25 हजार के बिल बन जाते हैं। तो सिर्फ 12 रुपए आप साल का भरे, सिर्फ। और 12 रुपए भरकर जो आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए कर जाए तो वो इसमें सारे एक्सीडेंट वाले मामले कवर होते हैं। तो सिर्फ 12 रुपए भरना है, और एक्सीडेंट में अगर कहीं कोई नुकसान हुआ, कहीं कोई खर्चा हुआ, तो वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। एक और चीज जो हम शुरुआत में आपको कह रहे थे कि मेडिकल इंश्योरेंस की, ठीक है ना, कि भाई आपको ये तो एक्सीडेंट वाली बात अलग हो गई। बिना एक्सीडेंट के समझो आपको कोई बीमारी हो गई और उस बीमारी के लिए आपको खर्चा हुआ, आपका हुआ, आपके परिवार का हुआ, तो उसके लिए भी सरकार की एक बढ़िया स्कीम है। वो हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम है वो इन्हें विस्तार में बताएं। कितनी उम्र तक के लोग उसमें भाग ले सकते हैं, कितनी प्रीमियम देनी है, क्या फायदा हो सकता है? देखिए, वो योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर 5 लोग, परिवार के 5 मेंबर हैं वो कवर होते हैं। और उसमें रजिस्ट्रेशन का आपको 30 रुपये हर साल पे करना है। 30,000 रुपये तक का आपको हेल्थ इंश्योरेंस वहां पे मिलता है। सरकार ने उसमें कुछ कैटेगरीज जो वर्कर्स हैं वो वहां पे लिस्ट बनाई है, वो आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से कवर होना चाहिए। कहीं पे एक पर्टिकुलरली डब्बा वाला करके लिखा नहीं है, बट आई थिंक उनको चेक कराना पड़ेगा कि वो कैटेगरी, आई एम श्योर जो बाकी जो वर्कर्स हैं उनके साथ में आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं, वो थोड़ा पता करा लीजिए। तो उसमें क्या है, आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है और उसमें 30,000 रुपये तक की जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे तक जो है उसके अंदर शामिल हो सकते हैं।
और वहां पे जैसे मैंने कहा 30 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फी हर साल पे करनी है, और कुछ कुछ कैटेगरीज के लिए उनको आधा प्रीमियम जो है शायद 200-300 रुपये और देना है। तो जैसे कुल मिला के आप देखें सब प्लान जो मिला के बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, लेकिन उसके फायदे हैं, क्योंकि जैसे हमने पहले आपसे बात की, किसी ने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, अपना जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं आपने कवर नहीं किया है। तो मुझे लगता है शुरुआत यहाँ से कीजिए। किसी परिवार में हो सकता है अनिल जी कि ज़्यादा जरूरत हो, तो जैसे हमने पहले कहा, अगर आप लोग एक ग्रुप इंश्योरेंस भी लेते हैं, सब लोग मिलकर लेंगे, तो भी आपको काफ़ी फायदा होगा और कवर ज़्यादा मिल सकता है आपको। नहीं तो आप खुद से भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो भी आपको एक अच्छा इंश्योरेंस मिल जाएगा। बट कुछ भी करने से पहले और कुछ करने से पहले ध्यान रखिए कि ये तीनों इंश्योरेंस जो हैं वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रिस्क है आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को, वो पहले आप कवर कीजिए। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट या जो भी हमको अचीव करना है अपने परिवार के लिए, जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान दें। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं कि खास तौर से सरकार की ये जो योजना है ये आप जैसे लोगों के लिए बनी है, जहां आपको पैसा कम भरना है। यही अगर जो 2 लाख रुपए का आप लाइफ इंश्योरेंस लेने जाओ या 30,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस किसी दूसरी कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से लोगे, तो आपके पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे, प्रीमियम बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। सरकार की जो ये स्कीम है इसमें प्रीमियम बहुत कम है। देखिए 300-400 रुपए साल के मुश्किल से लगते हैं, लेकिन अपने आराम से चैन की नींद सो सकते हैं कि कल को कुछ भगवान न करे गलत हो जाए तो हमारे पास पीछे खर्चा करने के लिए पैसा है। तो वो सबसे बड़ा आराम आपको मिलेगा। और इसलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि पैसा तो आप बचाते ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि जो पगार आ रही है सारी के सारे आप खर्चा कर देंगे। बचाकर आप कैश रखेंगे, या कुछ लोग आपके बैंक अकाउंट में डालते हैं पैसा। बैंक अकाउंट कितने लोगों के पास है? आपके पास बैंक अकाउंट है? आप सबके पास? अभी भी बहुत लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है। देखो बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी अभी एक अच्छी स्कीम आई हुई है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना। तो आप वो योजना में जाकर आराम से बैंक अकाउंट खुलवा दें, कोई बैलेंस रखने की भी जरूरत नहीं। आप पैसा जमा कराएं तो ठीक, नहीं कराएं तब भी आपका अकाउंट चलता रहेगा, ठीक है ना। अब क्या है, आपको ये सब काम करने के लिए इंश्योरेंस लेना है, किसी भी तरह का बीमा करवाना है, बैंक अकाउंट तो लगेगा ही। अब जब सरकार आसानी से आपको बैंक अकाउंट खोल के दे रही है तो सबसे पहला काम तो बैंक अकाउंट खुलवाना का करिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो तुरंत प्रभाव से बैंक अकाउंट खोलिए। किसी भी सरकारी बैंक में जाइए, प्राइवेट बैंक में भी जाएंगे तो वो भी खोलेंगे। जो बैंक में आप जाकर बोलेंगे कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोलना है, कोई बैंक आपको मना करेगा नहीं। डॉक्यूमेंट कम से कम लगते हैं। आप सबके पास मेरे ख्याल से आधार कार्ड तो होंगे ज्यादातर लोगों के पास, है ना। तो बस आधार कार्ड दिखाया आपका काम हो जाएगा, बैंक अकाउंट खुल जाएगा। जरूरी नहीं कि आप उसमें 100, 200, 500 रुपए रखें, नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा। तो सबसे पहला काम बैंक अकाउंट खोल दीजिए। तो पेंशन अभी जो हम लोग जमा करेंगे समझो, तो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक अकाउंट में, सेम अकाउंट में कुछ पैसा जमा होता है क्या? 31 मार्च तक सरकार ने कहा था कि जो भी अटल पेंशन योजना में शुरुआत करेंगे उनके लिए सरकार 5 साल तक 1,000 रुपये हर साल इन्वेस्ट करने वाली थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों के साथ किस तरह से उन्हें बचत की आदत डाली जाए और बचत के बाद निवेश की, और किस तरह से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और इस सब खास चर्चा में हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। देखिए, हम एक समय तक काम करेंगे, उसके बाद तो हम काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं फिर हमको एक पैसा चाहिए कि हम जो हमारी रिटायर्ड जो लाइफ है, एक बार हमने काम करना बंद कर दिया तो उस समय जो रेगुलर इनकम जो हमको चाहिए, हर महीने जो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा। वहाँ की शुरुआत भी जैसे हमने बात की अभी, अटल पेंशन योजना जो है वहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। उसके अंदर आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। चाहे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 1,000 की पेंशन चाहिए, 2,000 की चाहिए, 3,000 की चाहिए, 5,000 तक की पेंशन वहाँ पे आपको मिलती है। लेकिन उसमें सिर्फ यही देखना है कि जो 18 साल से 40 साल के जो लोग हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। उसके ज़्यादा अगर आपकी उम्र है, उसके लिए सरकार ने एक और पेंशन योजना बनाई है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको बोलते हैं। वहाँ पे भी आप हर महीने 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये जमा करके अपने लिए एक बड़ी रकम बना सकते हैं, ताकि जब आप डिसाइड करें, फैसला लें कि अभी इसके बाद हमें काम नहीं करना है या नहीं कर पाएंगे, तो जो आपको उस समय पे जो पेंशन है वो यहाँ से मिल जाएगी। आपके पास 2 ऑप्शन है। एक मैंने कहा 18 साल से 60 साल नेशनल पेंशन स्कीम में, 18 साल से 40 साल जो है वो अटल पेंशन योजना में, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई 40 साल की उम्र में है, उनको अगर 5,000 रुपये की पेंशन चाहिए और ये पेंशन शुरुआत होगी 60 साल की उम्र के बाद,
20 साल के बाद ये है पेंशन शुरू होगी तो आपको 873 रुपये 873 रुपीज हर महीने आपको जमा करना है। उसमें पेंशन पहले खुद को मिलती है, खुद के ना रहने के बाद पत्नी को मिलती है, पत्नी के ना रहने के बाद जो बच्चे हैं, जो नॉमिनी जिनको बोलते हैं, उनको अगर आप 5,000 की इनकम के लिए करते हैं तो आपको 8.5 लाख रुपए जो उनको है नॉमिनीज को पैसा मिलता है। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पास साधन है, सिर्फ जानने की जरूरत है, थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है इन स्कीम्स को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि इससे हमें कैसे फायदा हो सकता है और कैसे जो हमारे परिवारजन हैं जो हम पे निर्भर करते हैं उनके लिए हम ऐसा कुछ करके जाएं कि अगर हम ना भी रहें तो भी उनको एक रेगुलर इनकम मिलती जाए, वो सेफ्टी रहे। जैसे हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग हैं उनके सर पे एक छत रहे, घर रहे, ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करके जाएं कि अगर कुछ हमें हो जाए इनकम भी मिले, सेफ्टी भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले। ये तीनों चीजें जो अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए साधन है, सिर्फ हमें जान के कोशिश करने की जरूरत है कि किस तरह से उसको हम पा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, 60 साल के बाद अगर आपको काम नहीं करना, मेरे ख्याल से बहुत लोग आप में होंगे जो 60-65 के बाद तो नहीं करेंगे ना आप काम, इतनी भागा दौड़ी वाला काम है तो कहीं कहीं तो रुकेंगे ना भाई, फिर बच्चे करेंगे या जो भी है। तो आप 60 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपए आपको मिले, उसके लिए 873 रुपए अभी भरने, ठीक है। 20 साल तक देने होंगे, 40 से 20 साल। हाँ जी, जो 40 साल की उम्र के उनको 20 साल देने हैं। हाँ। और अगर जो 30 साल के उनको 30 साल देना, उनकी जो रकम है वो 873 से भी काफी कम रहेगी। हाँ, जितनी उम्र कम है ना उतना कम भरना पड़ेगा। समझिए आप आज 40 साल की उम्र में शुरू कर रहे हैं तो 873 रुपए महीने का भरेंगे तो आपको हर महीने 60 साल के बाद 5,000 रुपए मिलेगा जो आपके खर्चे के काम आएगा। दूसरी बात यह है कि आप नहीं हैं तो आपकी पत्नी को मिलेगा, आपकी पत्नी दोनों नहीं है तो आपको बच्चों को एक साथ 8.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये बढ़िया स्कीम है कि नहीं, ये इसका फायदा उठाएं। ये जो सरकार की स्कीम, इनको समझने की कोशिश करें और इनमें कहीं नुकसान होने की रिस्क की आपकी कहीं ऐसा कोई खतरा नहीं है, जोखिम नहीं है, जो आप आराम से ले सकते हैं, समझ कर सकते हैं जी। तो पेंशन अभी जब हम लोग जमा करेंगे समझो तो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक अकाउंट में, सेम अकाउंट में कुछ पैसा जमा होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 31 मार्च तक सरकार ने कहा था कि जो भी अटल पेंशन योजना में शुरुआत करेंगे उनके लिए सरकार 5 साल तक 1,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करने वाली थी। अभी तक जो था वो 31 मार्च तक का था, क्योंकि वो समय निकल चुका है। मुझे नहीं लगता अगर जो आप ज्वाइन करेंगे उसमें सरकार अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करेगी, तो अभी तो आपको ही कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन आनंद जी एक चीज है, भले अभी सरकार नहीं भी दे रही है, लेकिन एक चीज समझिए, जो पैसा आपका जा रहा है ना ये बहुत कम है। यही अगर समझिए हमें कोई पेंशन लेनी है, किसी को बड़े अमाउंट की लेनी है, भले आप सरकार के अलावा किसी दूसरी पेंशन स्कीम में डालेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। तो 873 रुपए भरने की जो बात सरकार करी वो पैसा बहुत अच्छा है, मतलब छोटे पैसे में आपका बड़ा काम हो रहा है। मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। एक बार आपने शुरुआत किया, अभी जैसे हमने अभी तक पेंशन के लिए कुछ नहीं किया, हमने कम से कम शुरुआत किया। शुरुआत क्यों नहीं किया, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो हमें लगता है कि शायद हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम करें क्या। दूसरा ये हो सकता है कि हमको लगता है यार करें कैसे, क्या करना है वो मालूम नहीं है। तीसरा हमको ये लगता है कि यार पैसा जो लगाया वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 3 चीजों का हमें डर रहता है। यहाँ पे तीनों में से कुछ डरने की जरूरत नहीं है आपको। सरकार की स्कीम है, 873 रुपए आप कर रहे हैं। आगे जाके एक बार आपने इसको समझ लिया कि पेंशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए क्या फायदे हैं, हो सकता है अगले 2, 4, 5 साल में आप और पैसा इन्वेस्ट कर सकें। उसके लिए और भी साधन है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आप 873 रुपए डाल के भूल जाएंगे। आगे जब आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जो आप लोगों का जो टाइप है फ्लिपकार्ट से, ऐसे और कुछ टाइप हो, इनकम बढ़े मान लीजिए, तो उसका फायदा क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा हम और जाके आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा ये बोलना है कि कहीं ना कहीं आप शुरुआत कीजिए। जो शुरुआत हमने नहीं की अभी तक, जैसे अनिल जी ने कहा पहले भी, बैंक का खाता खोलिए, इंश्योरेंस देखिए, तीनों इंश्योरेंस देखिए, हेल्थ का भी देखिए, लाइफ का भी देखिए, और पेंशन के लिए भी शुरुआत कीजिए। आई थिंक कहीं ना कहीं शुरुआत करिए, हर चीज को एक बार आपको समझ में आ जाएगी। अभी आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, आपको लगेगा नहीं आगे जाके मुझे 5 लाख का होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं और भी मेरी जिम्मेदारियां हैं। तो फिर एक बार आपने इंश्योरेंस को समझ लिया तो आपके लिए दूसरा कोई प्रोडक्ट लेना भी मुश्किल नहीं होगा। कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए। ये आई थिंक जो डर है हमारे दिमाग में कि ये पैसा हमारा हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डर नहीं है। मुझे लगता है शुरुआत करने के लिए ये प्लान बहुत अच्छी हैं। आगे जाके अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसको बढ़ा दीजिए। जरूरत क्या है, आपकी जो इनकम होती है हर महीने, उसका कुछ हिस्सा आपको बचा के रखना। और सही बात यह है कि पहले वो बचा के रखिए, उसके बाद खर्चे कीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं कि पूरा खर्चा कर लें, फिर जो बचेगा हम देखते हैं, बचेगा नहीं तो कुछ कहाँ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों के साथ किस तरह से उन्हें बचत की आदत डाली जाए और बचत के बाद निवेश की और किस तरह से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और इस सब खास चर्चा में हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। दूसरा एक क्वेश्चन था सर मेरा कि माइक्रो जो लोन है हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, बहुत सारे बैंक वो अलॉट नहीं कर रही है या कुछ रीजन से हमें मिलता नहीं है, तो एक छोटा लोन हमारे मतलब बच्चों के डब्बा वाले के बच्चों के लिए काम आ सकता है, कोई भी छोटी छोटी चीजें के लिए काम आ सकता किस चीज के लिए लोन चाहिए? है, बच्चों के एजुकेशन पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए घर में छोटी मोटी कोई तो चीज हम आपके ऐसी प्लानिंग कर दें कि आपको लोन लेने की जरूरत ही ना पड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। बढ़िया है ना। तो चलिए अभी इसी पे बात करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 32 साल की उम्र है। अब बच्चे हैं आपके कितने उम्र के? बच्ची है मेरे को अभी 3 महीने की। 3 महीने की बच्ची। सबसे बढ़िया बात तो इनके लिए एक बार ये ताली बजाइए कि 3 महीने की बच्ची के लिए ये अभी से चिंता करके आगे की उसकी फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये सबसे बढ़िया बात है। अब आपकी बच्ची 10, 12, 15 साल तक पढ़ेगी, तब तक तो दिक्कत नहीं, आप पढ़ा लेंगे। जब वो कॉलेज में जाएगी, कॉलेज के बाद आप उसको कोई भी ऊपर की एजुकेशन कराना चाहेंगे, उसकी क्वालिटी जितनी क्षमता है उस हिसाब से, तब बड़ा पैसा लगेगा, बराबर ना। अगर 15 साल बाद या 20 साल बाद इन्हें अपनी बच्ची के लिए अच्छी एजुकेशन देने के लिए, हायर एजुकेशन देने के लिए, कि सीए करे, एमबीए करे, इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, कोई भी इस तरह का बढ़िया पढ़ाई करना चाहती है, इन्हें लोन न लेना पड़े, उसकी प्लानिंग करें। देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, एक उद्देश्य बना के चलना है कि मुझे अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना है, ठीक है। एक तो वो हो गया हमारा उद्देश्य। अभी अब हमको एक्चुअली 15 साल, 15, 16, 17 साल का समय है, क्योंकि जो स्कूल में फीस है उतनी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता नहीं कि उसमें आपको कोई तकलीफ होगी। जब वो कॉलेज में जाए तब आपको बड़ा पैसे की जरूरत है, तो आपके पास उसकी तैयारी करने के लिए 16, 17, 18 साल है आपके पास, ठीक है। तो आपके लिए आज ये सोचना कि हमको लोन मिल जाए वो सही तरीका नहीं है। अगर आप 500 रुपये भी हर महीना जमा करेंगे तो भी आप अच्छी खासी रकम बना सकते हैं, और ज्यादा कर सके तो और ज्यादा बेहतर है। 15 साल, 18 साल तक आप पैसे जमा करें। कहां जमा करें, सवाल यह है। इंश्योरेंस कंपनीज की एक स्कीम्स होती हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके फायदे क्या होते हैं? एक तो आप रेगुलरली पैसा वहां पे डाल सकते हो। दूसरा, अगर कुछ हो जाए आपको तो जो बच्चे की पढ़ाई है वो कहीं रुकेगी नहीं। जो पैसा आपको मिलना चाहिए, बच्चे को मिलना चाहिए, वो मिलेगा, हम रहें या ना रहें। तो उस तरह की प्लानिंग कीजिए आप। जरूरत क्या है, आपकी जो इनकम होती है हर महीने, उसका कुछ हिस्सा आपको बचा के रखना है। और सही बात यह है कि पहले वो बचा के रखिए, उसके बाद खर्चे कीजिए। हम लोग उल्टा करते हैं कि पूरा खर्चा कर लें, फिर जो बचेगा हम देखते हैं, बचेगा नहीं तो कुछ कहां रहेगा। तो पहले आप अपने लिए वो निकाल लीजिए। और निकालें कैसे? बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी के लिए पैसा चाहिए, हमने ऑलरेडी बात कर ली, अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, या घर। ये 4 बड़े उद्देश्य हमारी जिंदगी में रहते हैं। ओके, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे रहते हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये बड़े बड़ी चीजें हैं, ये हमारे पास है। तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बिल्कुल सही समय, जितना छोटा बच्चा उस समय पे अगर आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, 18 साल के समय में, जैसा हमने कहा, एक ऑप्शन आपके पास है। अगर वो समझ में नहीं आती तो बैंक में जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है वो कर लीजिए, इंश्योरेंस कंपनी में कर लीजिए। अगर आप में से कुछ लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, अगर कभी सुना है तो वो भी देख सकते हैं। वहां बहुत सारी आपके पास ऑप्शन हैं। जरूरी है अनिल जी कि वो डिसिप्लिन बना के रखें। आज हर महीने के लिए पैसा निकाल के रखिए, सही उद्देश्य के लिए रखिए, उसको छूइए मत। कभी कभी लगेगा 5-6 साल के बाद चलिए निकाल लेते हैं, बाद में फिर कर लेंगे। ये 2-3 चीजें ना करें तो कोई कारण नहीं है कि जिस तरह की एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहें वो आप ना दे सकें। तो आनंद जी देखिए, 2 चीज है। पहली चीज तो ये कि आप चाहें तो सीधा बैंक में एक रेकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट बोलते हैं, बराबर है, वो खुलवा दे। हर महीने उस आरडी अकाउंट में आप नक्की कर ले, मुझे 200, 500, 1000 रुपए जितना डालना है उतना मैं डालूंगा। बैंक में खुला दिया, आरडी अकाउंट सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पैसा सेफ है, जब चाहिए मिल जाएगा। उससे बढ़िया तरीका है चाइल्ड इंश्योरेंस, बच्चों का बीमा। बच्चों के बीमे में फायदा क्या है? बीमे की किस्त कौन भरेगा? हफ्ता आपको भरना है, ठीक है ना। आप काम कर रहे हैं, भगवान करे आप 100 साल जिए, कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जिसने इंश्योरेंस करवाया है घर का कमाई करने वाला मेंबर नहीं रहा, अब क्या होगा? इस सिचुएशन में बच्चों का पढ़ाई का जो आप बीमा कराते हैं वो काम आता है। क्या होता है? समझिए आपने 15 साल का बीमा कराया कि मेरे को 15 साल बाद या 20 साल बाद पैसा मिले। तो अगर समझिए आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने भी साल आपने हफ्ता भरा,
डेथ हो गई तो वही हफ्ता भरना बंद। हफ्ता भरना बंद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। जितना हफ्ता भरा उतना बहुत है, पैसा पूरा का पूरा मिलेगा 15 साल बाद में, 20 साल बाद में, जितने साल के लिए। तो सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर आप कमा रहे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, लगे हुए हैं, तो 15 साल तक हफ्ता भरते रहिए, आगे आपके पैसा काम आ जाएगा। और खुदा न खास्ता आप पहले नहीं रहे तो आपको हफ्ता भरने की पीछे वालों को जरूरत भी नहीं है और आपके बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। तो ये बढ़िया स्कीम है ना, इस तरह के इंश्योरेंस, ये सारे बीमा अवेलेबल है, ये करवा लीजिए। कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन अगर रखें आप, जैसा आप अपने काम में रखते हैं, इसीलिए आप पूरी दुनिया में फेमस हैं। तो अगर आप वो अपने इन्वेस्टमेंट में रखें, कोई कारण नहीं है अनिल जी कि इनको कभी भी किसी स्टेज पे कोई तकलीफ आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों के साथ, किस तरह से उन्हें बचत की आदत डाली जाए और बचत के बाद निवेश की, और किस तरह से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। और इस सब खास चर्चा में हमारे साथ हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी। बच्चों के एजुकेशन के लिए तो हो गया, प्लानिंग बताया। फिर तो हमने इतनी देर आपको बताया, वो बात ही बराबर नहीं। अभी तो आपकी 3 महीने की बच्ची है। घर में अगर कोई चीज लेनी है बड़ी 20-25 देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात देखो, एक आनंद जी आप एक बात समझिए, लोन उसी काम के लिए लेना है जिसका जो वापस आपकी कमाई बढ़ाने में मदद करे। जिस लोन को लेकर आप कमाई नहीं बढ़ा रहे, खाली खर्चा करते हैं, जैसे आप शादी के वक्त शादी के लिए लोन लेते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट आता है, कोई किसी में इन्वेस्ट करना है, या कोई जैसे फ्लिपकार्ट किया या कोई भी कंपनी अप्रोच करती है, अभी कोई कोऑपरेटिव ऐसा एक बिजनेस करने का है किसी कंपनी के साथ में, तो अगर 10 डब्बे वाले हो गए, उसने 50-50 हजार रुपया निकाला, तो ये पैसा सब इन्वेस्ट करके वो और भी अपना इनकम बढ़ा सकता है। इसके लिए लोन लेना है। लोन मतलब ऐसा कोई उसके लिए लोन मिलेगा आपको, ये नहीं है कि उसका कुछ वेस्टेज हो जाए। ये आपका विचार बहुत अच्छा है, और इसके लिए आपको बैंक से भी लोन मिल सकता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से भी लोन, दोनों से मिल सकता है आपको। और इसके लोन में दिक्कत नहीं आएगी, आपको मिल जाएगा, 100% मिलेगा। बैंक भी दे देंगे और कई सारी छोटी छोटी कंपनियां अब, अच्छा अभी बहुत सारे छोटे छोटे नए बैंक आ रहे हैं, वहां से लोन मिलने में बड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आपके पास उस लाइन का एक्सपीरियंस है, आप इतने साल से इस काम कर रहे हैं और खाने को भी समझते हैं, बनाने को भी समझते हैं। एक बार आपको, क्योंकि आपका जो पूरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी आपने अभी तक काम किया है, वो आप काम बैंक देखेगा कि आप ऑलरेडी एक साइड को समझते हैं, दूसरी साइड में आप शुरुआत करनी है, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा रकम की भी जरूरत नहीं लगेगी आपको। आई थिंक ऐसी चीजों के लिए लोन लेना बिल्कुल सही है और मिल भी जाएगा। एक चीज आपको समझनी है, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप बैंक को दिखा सकते हैं कि हम ये करने वाले हैं। अगर आपको कहीं आगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के जैसा अगर देना है, तो शायद बैंक आपको लोन ला दे, तो वहां कहीं ना कहीं आप लोग आपस में मिलके, जो जमा पूंजी आपके पास है, वो मिलके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, आप बैंक के पास जाओ कि भाई हम चाहते हैं हम खाना बनाना शुरू करें, बांटने का काम तो हमको पहले से आता है, बनाने का शुरू करें, तो वहां पे बैंक देख सकता है कि आप क्या करने वाले हो। किसी जगह में सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है तो शायद आपको बैंक वो लोन ना दे, तो आप लोग आपस में मिलकर जो भी जमा पूंजी है वो आप करके डिपॉजिट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हर तरह के रास्ते हैं आपके पास, वो देखने की जरूरत है कि कौन सा रास्ता आपके लिए उस समय सही रहेगा। हमने बच्चों की पढ़ाई की बात की, दूसरा बड़ा खर्चा आता है आपका शादी का, तीसरा बड़ा खर्चा आता है घर का, है ना, और चौथा खर्चा आता है कोई बीमार हो गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया। तो बीमार और एक्सीडेंट वाली बात तो हेमंत जी ने शुरू में आपको सब स्कीम बता दी इंश्योरेंस की, वो कवर हो गई। अब बच्चे आपका घर का, अगर घर खरीदना है, रूम खरीदना है, दूसरा है आपका बच्चों की शादी का। अब बच्चों की शादी के लिए इनकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हमने पहले बात की कि कुछ चीजें होने वाली, बच्चे बड़े होंगे, शादी करनी है, खर्चा होना ही है। अगर उसके लिए हमने आज बचाया नहीं तो फिर क्या करेंगे, उस समय पैसे की जरूरत होगी, कहीं ना कहीं जाके कर्जा लेंगे, बैंक देगा नहीं तो कहीं प्राइवेटली जाके लेंगे, इंटरेस्ट भी ज्यादा देंगे, ब्याज भी ज्यादा देंगे, और फिर कहीं ना कहीं तकलीफ आने वाली है। जैसे हमने अभी बात की बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसा रखना है, वैसे बच्चे की शादी के लिए भी हमको मालूम है कि आज से 15, 18, 20 साल के बाद ये पैसा लगने वाला है। आज ही अगर हम हर महीने से कुछ पैसा बचा के रखें और उसके इन्वेस्ट करते रहें, चाहे बैंक में इन्वेस्ट करें या फिक्स डिपॉजिट में डालें या रेकरिंग डिपॉजिट में डालें या और दूसरे ऑप्शन जैसे हमने बात की वहां पे देखें, हर महीने आज से जो आपको पैसा चाहिए 18, 20 साल के बाद, वो आप अगर करना शुरू कर दो तो कोई तकलीफ आपको उस समय पे होगी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आपको शादी बच्चों की होनी है और खर्चा वहां पे होना ही है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई रास्ता निकलने वाला है। अगर वो चीज होने वाली है तो क्यों ना हम उसकी आज से, अभी से उसकी तैयारी शुरू करें, ताकि वहां जाके हमको उतना ज्यादा तकलीफ ना हो। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अनिल जी ये है, जैसे हमने कहा, हर महीने अपनी जो इनकम है उसका 15 से 20%
प्रतिशत जो है पैसा बचा के रखने की कोशिश करनी चाहिए। कोई 20 रखेगा, कोई 15 रखेगा, कहीं ना कहीं शुरुआत कीजिए। और एक गलती हम क्या करते हैं, हम पैसा पूरा बैंक में डाल देते हैं। जब भी जरूरत हो उस बैंक में से पैसा निकाल लिया। अब किसके लिए कितना जरूरत है वो हमने कभी देखा ही नहीं उसको। तो उसको अगर हम बांट के रखें कि भाई ये बच्चे की शादी के लिए पैसा है, ये बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा है, ये हमने रिटायरमेंट के लिए रखा, तो अलग अलग तरीके से हिस्से में बांट के रखोगे तो एक चीज का पैसा दूसरे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करोगे। काफी बार हमने ऐसा भी देखा है कि पैसा जमा किया, बच्चे की पढ़ाई पे लग गया, शादी पे लग गया, कभी घर में कुछ मरम्मत का काम आ गया वहां लग गया, और जब रिटायरमेंट का समय आया तो हमारे पास पैसा है नहीं, उस समय पे कोई आपकी मदद करने वाला है नहीं। तो आपको हर चीज का ध्यान देना है। आज से सोचिए किसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे आपकी हम बात कर रहे थे अभी, बच्चे की अगर एजुकेशन के लिए 18 साल का पैसा चाहिए, आज अगर उसका खर्चा 1 लाख रुपया है उस पढ़ाई का, तो 18 साल के बाद 1 लाख नहीं रहेगा, वो 3, 4 या 5 लाख हो जाएगा। तो वो रकम को ध्यान में रख के बचाना है आपको। शादी के लिए भी जो खर्चा अगर 2 लाख रुपए आज है तो 15-20 साल के बाद वो 6-7 लाख रुपए होने वाला है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए पैसा हर महीने आप अलग अलग से रखो। एक दूसरे का पैसा इस्तेमाल मत करो जहां तक हो सके। कुछ महीने हो सकता है कभी तकलीफ हो, कुछ महीने कोई ज्यादा पैसा भी आ सकता है, तो कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन अगर रखें आप, जैसा आप अपने काम में रखते हैं इसीलिए आप पूरी दुनिया में फेमस हैं, तो अगर आप वो अपने इन्वेस्टमेंट में रखें, कोई कारण नहीं है अनिल जी कि इनको कभी भी किसी स्टेज पे कोई तकलीफ आए। घर लेना है तो उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि घर पे जितने भी लोग हैं उनके लिए छत मिली, थोड़ी सिक्योरिटी मिली, और घर की कीमत भी बढ़ती है। उसके लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई के डब्बा वालों के साथ किस तरह से उन्हें बचत की आदत डाली जाए और बचत के बाद निवेश की, और किस तरह से वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। आप लोगों में से कितने लोगों के पास अपना घर है, रूम है, या जो भी आप जहां रहते हैं वो आपका अपना है, खरीदा हुआ है? आप में से है सबके पास या नहीं है? ज्यादा भाड़े पर रहते हैं? ज्यादा लोग भाड़े पर खरीदना चाहते हैं ना? हाँ, खरीदना चाहते हैं। चलिए, तो उसकी प्लानिंग कैसे करें? क्योंकि देखिए घर खरीदने का सपना तो सबका है, हर आदमी चाहता है कि घर खरीदे, तो इनकी घर खरीदने की प्लानिंग कीजिए। देखिए, घर खरीदने के लिए एक बड़ी रकम चाहिए, वो रकम हर एक के पास होगी नहीं। अगर होती तो हमने घर खरीद लिया होता अभी तक, ठीक है। अब वो रकम कहां से आएगी? हमने पहले बात की, लोन लेने की बात की, ठीक है। लोन लेना, टीवी के लिए लोन लिया, वो टीवी ऐसा 5-6 साल के बाद खत्म हो जाएगा, ब्याज भी दिया और कुछ रहा भी नहीं। घर लेना है तो उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि घर पे जितने भी लोग हैं उनके लिए छत मिली, थोड़ी सिक्योरिटी मिली, और घर की कीमत भी बढ़ती है। उसके लिए लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब लोन कौन देगा आपको? बैंक लोन देगा। अगर बैंक में आपका खाता नहीं है, बैंक ने देखा नहीं आप क्या कमाते हो, तो बैंक आपको लोन कैसे देगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बैंक में खाता होना जरूरी है। आपने बताया होम लोन के बारे में, गृह कर्ज, लेकिन हमारा जो काम है डब्बा वालों का, आप तो जानते हैं हर घर से हम लोग कलेक्ट करते, हम कहीं काम पे तो है नहीं, और हमारा ऐसा कंपनी की जैसा नहीं कि पेमेंट स्लिप आता है उसके अंदर इतने कट होता है और इतना उसको, तो कभी कभी हम लोन लेने के बारे में भी सोचते हैं। पेमेंट स्लिप न होने के कारण हमें लोन के लिए कोई अप्रोच नहीं करता है, और हम भी उनको जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि पेमेंट स्लिप हमारा है, हमारे पास पगार आता है लेकिन वो स्लिप से नहीं आता है। हमारा हर कस्टमर से घर से 500-800 ऐसा आके इकट्ठा होता है। क्योंकि आपके पास पे स्लिप नहीं होती है, उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो जो अगर आपका बैंक खाता आपने खोला है, जो भी आपकी कमाई हो रही है आप बैंक खाते में डाल रहे हो, और बैंक ये देख रहा है कि हर महीने में इतना पैसा इनके खाते में आता है, तो अगर वो सालों साल आ रहा है, उनको ये मालूम है कि इतनी इनकम इनकी है, इतना तो बैंक वाले कर देते हैं कई बार कि जब आप उनके कस्टमर हैं, वो देख रहे हैं कि इतने सालों से इनके पास इतना पैसा आ रहा है, तो उनको दिख रहा है कि ये हर महीने इतना पैसा कमाते हैं। वो तो सच्चाई है, वो खाते में आ रहा है पैसा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बैंक आपको लोन दे रहा है तो 85% लोन दे रहा है, 15% आप लगा रहे हो, तो बैंकों का रिस्क है, लेकिन उतना ही रिस्क है, उसके सामने उनके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई। तो मुझे लगता है बैंक थोड़ा प्रैक्टिकल व्यू लेते हैं अगर आप उनके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हो। चलिए, आपके सैलरी स्लिप तो नहीं आती है, लेकिन आपकी एसोसिएशन है, आप सब उसके मेंबर हैं, बराबर है? तो आपकी एसोसिएशन भी कोई बैंक से बात कर सकती है और वो बैंक को कह देगा भाई कि हम एक सर्टिफिकेट ये देंगे भाई हमारी एसोसिएशन के मेंबर हैं,
भले हम ये नहीं करेंगे कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, वो छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि ये हमारी एसोसिएशन का मेंबर है और इनका ये बैंक का रिकॉर्ड है, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ आप जाकर बैंक में बात करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि बैंक आपको लोन देने के लिए मना करेगा। तो आपने देखा किस तरह से मुंबई के डब्बा वालों ने अपनी समस्याएं रखी, अपनी सवाल रखे और हमारे एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी साहब ने उनके जवाब देने की कोशिश की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं न सिर्फ मुंबई के डब्बा वाले बल्कि पूरे देश में जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपने निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, पहला कदम उठाना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम डेफिनेटली काफी मददगार साबित होगा। और अब तो न सिर्फ IIM और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बल्कि बड़े बिजनेसमैन इन डब्बा वालों के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं, तो इनकी कमाई बढ़ेगी और साथ ही बचाने की और निवेश करने की आदत भी। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.